हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदाब। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये मत कहना कि भैया हम तो स्टूडेंट हैं साइंस के, हमको लॉ क्यों पढ़ा रहे हो। तो भैया लॉ सबको पढ़ना पड़ता है और लॉ के बिना कुछ होता नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहां भी कोई ना कोई नियम कानून तो है ही ना। जिस सोसाइटी में रहते हो उसका भी कोई नियम कानून है, जिस गांव में रहते हो उसका भी कोई नियम कानून होगा। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के भी कुछ नियम और कानून है जिसको कहा गया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाम से ही क्लियर है कि कंबाइन करेगा जो एलिमेंट और कंपाउंड बनाएगा उसका क्या नियम और कानून है। तो इसमें टोटल 5 नियम है, ये पांचों। और ये सारे पांचों नियम जो है यही बताते हैं कि एलिमेंट्स किसी रिएक्शन में कैसे कंबाइन करेंगे और किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिर पांचवा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये जो पांचों लॉ है ये यही बताता है कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना कितना कंबाइन करेंगे, किस रेशियो में कंबाइन करेंगे। और ये 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने ये पांचों नियम दिया था। और ये देखो, अगर टाइमलाइन देखोगे तो ये पांचों नियम आज से करीब 250 साल या 200 साल या 250 साल पुराना है। मतलब केमिस्ट्री में आप जो भी आज देख रहे हो कितना बड़ा केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये सब 200-300 साल पुराना है सारा कॉन्सेप्ट। अब चलो एक एक करके हम बात करते हैं सारे लॉ की। तो सबसे पहले जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ दिया था वो दिया था लेवोसियर ने 1774 में। तो लेवोसियर ने क्या किया कि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, रिएक्शन करवाए, और इसके बाद जो है ना वो एक चीज सब में नोट किया। उसने कहा कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो जितना जितना मास हम रिएक्टेंट का मिलाते हैं उस सब का अगर सम कर दो तो प्रोडक्ट का उतना ही मास बनेगा। इसका मतलब है कि टोटल मास किसी रिएक्शन में कंजर्व होता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप चाय बनाते हो, अगर आपने 100 ग्राम लिया चीनी, 100 ग्राम लिया दूध, 100 ग्राम लिया चाय पत्ती और 100 ग्राम लिया पानी, उदाहरण के लिए, तो आपने चीनी, पानी, चाय पत्ती, दूध, ये चारों चीज 100-100 ग्राम लिए, कितना ग्राम हुआ? 400 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि चाय जो है सब मिला के जो टोटल मास चाय का बनेगा वो 400 ग्राम बनेगा। मतलब कोई घोटाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास का कोई घोटाला किसी भी केमिकल प्रोसेस या किसी भी फिजिकल प्रोसेस में ना होने वाला। जितना हम मिलाएंगे उतना ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई घोटाला नहीं होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यह बात कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन यह बात कही सबसे पहले लेवोसियर ने 1774 में। और भैया इसी के कारण से भाई साहब को ना फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, मतलब केमिस्ट्री का बाप, इसको उपाधि दे दी गई। इसने ऑक्सीजन की भी खोज की और बहुत सारे काम किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेजर काम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें यह बताया गया कि पदार्थ का घोटाला नहीं होता। और इसी कारण से इनको कहा गया कि ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको लिखते हैं। तो ये लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई भी मास आप ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। जो हमने मैटर के बारे में कहा था कि मैटर को ना हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, मैटर हमेशा कंजर्व करता है। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि जितना रिएक्टेंट है सबको मिला दो तो उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि किसी केमिकल और फिजिकल चेंज में, इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, टोटल मास रिमेन कंजर्व्ड। मतलब कि टोटल मास किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो है वो कंजर्व करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि घोटाला हो गया, कंजर्व का मतलब है कि बिना घोटाले का, जितना हम मिलाएं उतना। मानो कि आपके पास रिएक्टेंट है ए और बी, ये दोनों रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना ए बी, मान लो। तो कहने का मतलब है कि इसका मास प्लस इसका मास जो होगा वो इस दोनों के सम का मास होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एकदम सिंपल, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया इसने, लेकिन इसको मिल गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इसने ये काम कर दिया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इसने प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसने और इसने कह दिया कि इस तरह का होता है। तो ये कब होता है? जब रिएक्शन कंप्लीट हो, इफ रिएक्शन इज कंप्लीट। मतलब A प्लस बी पूरी तरह से कन्वर्ट होके ए बी बना दिया तब। लेकिन मान लो कि रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, कुछ रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड रह गया हो, तब आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो, फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन फॉर्मूला हो जाएगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा वो होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। है कि नहीं? अगर मान लो कि कोई रिएक्टेंट जो है वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ हो, तो आपको उसमें उसको प्रोडक्ट में ऐड कर देना पड़ेगा, तभी आपको टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के वो बराबर हो जाएगा। तो या तो आप मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जोड़ दो, या फिर इसी चीज को इस तरफ माइनस कर दो, तो दोनों एक ही चीज है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह है कि मास का कोई घोटाला नहीं होगा, पदार्थ का कोई घोटाला नहीं होगा किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में। ये बहुत सिंपल चीज है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक ऐसा नियम है जो आज के टाइम पे रियल लाइफ में तो होता नहीं है। रियल लाइफ में तो खाली घोटाला ही होता है, जहां जाओ वहां घोटाला हो रहा है। लेकिन ये नियम है, नियम तो हमेशा आइडियल होता है ना। तो इसने कहा कि पदार्थ का कोई घोटाला, कोई केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जितना हम ऐड करेंगे बनना चाहिए उतना ही। तो उदाहरण के लिए अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये कैसे बनता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखें आप इसका मास, तो एटॉमिक मास जो कार्बन का होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, 12 और 12 ग्राम, अगर ग्राम में लिखना चाहें तो। और ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम। तो टोटल जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। तो अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो कंबसन रिएक्शन है, जिसमें कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंबसन हो रहा है, तो कार्बन जल के अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया, कंप्लीट कंबसन हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि टोटल मास, मान लो कि 12 ग्राम कार्बन का रिएक्ट किया 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कहने का मतलब सिंपल यही है। ये एक सिंपल एग्जांपल था। अब एक सवाल कर लेते हैं जिससे हम इसका और समझेंगे कि मतलब इसको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो है, उस सवाल को करने के पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि ये जो हम बताए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो भाई साहब लेबुजियर ने कहा 1774 में, ये एक चीज पर लागू नहीं होता है। ये हर रिएक्शन, फिजिकल केमिकल चेंज में लागू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, मतलब मास का एक पार्ट या पूरा पार्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो है ना भैया, इस भाई साहब का जो नियम है वो फेल हो जाएगा। तो इसका एक एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसको भी लिख ही लेते हैं। इसका जो एक्सेप्शन है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब तो घोटाला हो गया ना। अब तो बराबर होगा ना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि कुछ मास जो है वो एनर्जी बन गया, तो इस कारण से ये वहां पे लागू नहीं होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इस फॉर्मूले से होता है E इक्वल टू डेल्टा mc²। वहां जहां पे E क्या है, ये है एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी बना, और डेल्टा m हुआ कि कितना मास कन्वर्ट हुआ।
एनर्जी में, मास कन्वर्टेड, अ पार्ट ऑफ मास दैट इज कन्वर्टेड। हो सकता है कि पूरा कन्वर्ट हो जाए तो वो डेल्टा एम हो गया। और सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लॉ है इसको कहते हैं आइंस्टीन, ये आइंस्टीन साहब ने दिया था, आइंस्टीन लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये जो है ना, ये लॉ जो है इसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में कहां से मास कंजर्व करेगा, मतलब यहां पे हो जाता है घोटाला, मतलब कोई सामान जो है वो बेच दिया जाता है पैसा लेके, वहां घोटाला हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि ये वाला लॉ जो है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब जो है एक और सवाल कर लेते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा। इन अ केमिकल कंबशन प्रोसेस, in a chemical combustion process 1.5 gram of C2H6 completely burned to give 4.4 gram of CO2 and 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O. Prove that chemical combustion, the combustion follow law of conservation of mass। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक कंबसन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का C2H6, मतलब ये इथेन है। इथेन जल के बना रहा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 और 2.7 ग्राम ऑफ H2O। याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलेगा, किसी भी चीज को आप जलाओगे तो उससे दो चीज बनेगा, CO2 और H2O। अगर पूरी तरह से जला दोगे तो CO2 बनेगा, और उसको पार्शियली जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहां पे पूरी तरह से जलाया गया है, कंप्लीट कंबसन हो रहा है इथेन का, जिसका मास दिया हुआ है 1.5 ग्राम, और बन रहा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 और 2.7 ग्राम ऑफ H2O। तो याद रखना दूसरा चीज ये भी कि कोई भी कंबसन रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन आएगा। तो रिएक्शन इस तरह का होगा, C2H6 और ये O2 से रिएक्ट करेगा, फिर CO2 बनेगा और फिर H2O बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है कि भैया कार्बन कार्बन से बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाए, और ऑक्सीजन हो जाए ऑक्सीजन से बैलेंस। कि सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ यहां है और यहां है, कार्बन सिर्फ यहां है और यहां है, तो दोनों में से पहले किसी को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन दोनों में है तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस आप नहीं कर पाओगे। तो चूंकि कार्बन सिर्फ यहां है, एक जगह यहां पे और एक जगह यहां पे है, इस तरफ भी एक ही तरफ और इस तरफ भी एक ही जगह, तो सबसे पहले कार्बन को ही बैलेंस कर लो। तो यहां पे दो कार्बन है तो दो लगा दो यहां पे, अब दो कार्बन यहां भी हो गया, दो यहां भी हो गया, दोनों तरफ हो गया कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब सिर्फ बैलेंस बचा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहां पे 2 है, इस तरफ है 4 और 3 7, तो इस तरफ 2 है, तो अगर 7/2 कर दो तो इसका हो जाएगा 7। तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब कहा गया है कि ये है 1.5 ग्राम और ये बना है आपका 4.4 ग्राम और ये बना है आपका 2.7 ग्राम। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो अब आपको किसी तरह से ये निकालना है कि जो ऑक्सीजन का मास होगा वो इस तरह से निकलेगा, मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास बराबर हो जाए, यही प्रूफ करना है हमको। तो आप क्या करो, इस रिएक्शन में देखो कि 1 मोल जो इसका है, 1 मोल ऑफ C2H6 रिएक्ट करता है 7/2 मोल्स ऑफ, रिएक्ट्स विथ 3.5 लिख लो मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना।
ये जो है 1 मोल ऑफ C2H6, मतलब 1 मोल ऑफ C2H6 जो है वो रिएक्ट करेगा 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल C2H6 कितना होगा? C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 12 इंटू 2 24 और प्लस 6 30, तो 30 ग्राम ऑफ C2H6 रिएक्ट्स विथ कितना? 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन होता है आपका 16 इंटू 2 सो 32, सो 32 इंटू 3.5, क्योंकि 1 मोल का वेट हो गया 32, तो 3.5 का वेट हो गया 32 इंटू 3.5, मतलब 112 ग्राम ऑफ O2। मतलब 30 ग्राम C2H6 इथेन रिएक्ट किया 112 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो अब आपको निकालना है कि 1.5 ग्राम C2H6 कितने से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल है, 112 बाई 30 इंटू 1.5 ग्राम। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 20 से कट जाएगा, और 20 को से डिवाइड करोगे 112 को तो 5.6 ग्राम। मतलब है कि यहां पे ये हो गया 5.6 ग्राम CO2। CO2 जो है ये हो गया 5.6 ग्राम। अब देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ? ये हो गया 1.5 प्लस 5.6 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 7.1 ग्राम। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हुआ आपका 4.4 प्लस 2.7, ये भी हो गया 7.1 ग्राम। तो ये दोनों हो गया बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, उस नियम को फॉलो करता है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये तीनों नाम एक ही है, कभी कंफ्यूज मत होना। लॉ ऑफ फिक्स्ड, कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन नाम से ही लगता है कि कुछ फिक्स होगा, है ना। प्रोपोर्शन मतलब किस तरह से मिक्स करेंगे एलिमेंट्स को, जब कंपाउंड बनेगा तो वो किस प्रोपोर्शन में होगा, मतलब नाम से ही क्लियर है, तो कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं लग रहा है। ये दिया था प्राउस्ट ने, और ये दिया था 1799 में। तो ये वाला लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड जब बनेगा एलिमेंट्स को कंबाइन करके, तो उसमें जो एलिमेंट्स के मास का रेशियो होगा जिसमें वो कंबाइन करके बनाएगा, वो जो होगा हमेशा फिक्स होगा या कांस्टेंट होगा। मतलब कोई भी कंपाउंड बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना या पानी बना, तो उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, जैसे कि मान लो कि पानी बना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, तो पानी आप किसी भी तरह से बनाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो होगा वाटर में वो फिक्स रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। इसलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ फिक्स्ड और कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये है कि a chemical compound will have same elements in a fixed proportion by mass, irrespective of its source और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब कहां से वो कंपाउंड आया उस पे डिपेंड नहीं करता है, उसका कंपोजिशन उस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस तरह से बना वो उस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। मतलब एग्जांपल के लिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो या तो आप Na2CO3 को अगर आप गर्म करोगे तो उससे बनेगा, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। CFCO3 से भी बन जाएगा, इसको भी गर्म करोगे तो CO2 बन जाएगा। चाहे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करो तो उससे भी बन जाएगा।
मतलब किसी भी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो तो उसमें जो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, वो जो रेशियो होगा, दिस रेशियो इज फिक्स्ड, C by A by मास इज फिक्स्ड। मतलब अगर CO2 की बात करें तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन है क्योंकि इसका एटॉमिक मास होता है 12, सो 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2, सो 32 ग्राम। तो अगर C by O का जो रेशियो देखें तो वो कितना होगा, 12/32, दैट इज 4×12, 4×3/8, इसी का रेशियो होगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी बनाओ, बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मानो वाटर, वाटर यहां चाहे आप नल से ले लो, टैप वाटर, चाहे आप गंगा जी से निकालो, गंगाजल ले लो, चाहे आप समुंदर से ले लो, सी वाटर ले लो, चाहे आप लैब में बना लो, है ना, चाहे आप आरओ का पानी ले लो, चाहे आप बारिश का पानी ले लो, रेन वाटर ले लो, मतलब ये पानी कहीं से भी आएगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, H/O रेशियो होगा बाय मास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास मतलब मास का जो रेशियो होगा वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब हम जानते हैं कि H2O में हाइड्रोजन कितना है, H2 है तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 16, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट 16 होता है ऑक्सीजन का। सो 2/16 अगर H/O निकालोगे तो 2/16 मतलब 1/8। तो कोई भी पानी लोगे, कहीं का पानी होगा, किसी भी मेथड से पानी बनेगा, चाहे आप नल का पानी ले लो, गंगाजल ले लो, समुद्र का पानी ले लो, लैब का पानी ले लो, आरओ का पानी ले लो, रेन वाटर ले लो, कोई भी पानी, सब में ये रेशियो जो होगा वो होगा 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। अगर आप किसी रिएक्शन से मान लो बना रहे हो, किसी भी रिएक्शन से भी, तो वो भी होगा 1/8। मतलब उसके सोर्स पे उसका कंपोजिशन डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो लॉ है, नियम, वो ये कह रहा है कि भैया अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज बन रहा है, तो उस मान लो चाय बनाना है, तो हमको चाय अगर बनाना है और वही चाय बनाना है, तो उसमें दूध और पानी का जो रेशियो होगा, दूध, पानी या चीनी जितना जितना का रेशियो होगा, वो हमेशा उसी अनुपात में मिलाना है, तभी हम वो चाय बनाएंगे और तभी हम कहेंगे कि ये चाय बन गया। अब जो तीसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसको दिया था जॉन डाल्टन ने 1808 में। वही जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करी थी, और उसने इस लॉ को भी दिया। ये लॉ जो है वो है दो एलिमेंट्स के बारे में, ये हमेशा दो एलिमेंट्स के बारे में ही बात करता है एक साथ, और ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स एक साथ अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, इस तरह से कि एक एलिमेंट का मास हर कंपाउंड में फिक्स हो और दूसरे एलिमेंट का मास हर कंपाउंड में अलग अलग हो, तो जो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा अलग अलग कंपाउंड में, वो सिंपल होल नंबर होगा। वो या तो 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1.5 गुना नहीं होगा, 1.25 गुना नहीं होगा, 2.5 गुना नहीं होगा। तो ये बहुत आसान नियम है। तो मान लो कि ए और बी जो है, हम दो एलिमेंट चुन लिए, तो ये दोनों कंबाइन करके मान लो कि बहुत सारे बना दिए, ए बी बना दिए, AB2 बना दिए, AB3 बना दिए, मान लो 3 फॉर्म बना दिए ए का, AB, AB2, AB3। तो इसमें देखो कि ए जो है वो सब में फिक्स है, सब में ए के एक ही एटम है, तो इसका मतलब है सब में ए का मास जो है वो बराबर होगा, ए का मास जो है वो फिक्स्ड होगा, डिफिनिट होगा। लेकिन बी का मास देखो सब में अलग अलग है, क्योंकि बी का इसमें एक एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें 3 एटम है। तो ये लॉ यही कहता है कि अगर एक एलिमेंट का मास सब में कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा, वो उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। तो ए बी में अगर एक के मास के बारे में बात करें कि ए कितना है, तो ये है 1 एटम, इसमें भी है 1 एटम, इसमें भी है 1 एटम, तो सबका मास तो बराबर हुआ ना, 1 1 1। और अगर ए बी में देखिए बी कितना है, तो इसमें 1 है, इसमें कितना है तो 2 है, इसमें 3 है। तो ये कहता है कि जो बी का जो रेशियो होगा अलग अलग कंपाउंड में, वो सिंपल होल नंबर होगा। आप देख सकते हैं ना कि बी का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2:3, 1:2:3 है कि नहीं। तो सिंपल है एकदम, बहुत आसान।
एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड 2 बना सकता है। तो पहले CO और दूसरा CO2। अगर हम देखें दोनों में कार्बन है फिक्स, है ना, एक एक है दोनों में, तो कार्बन क्या है दोनों में फिक्स है। तो इसमें भी कितना है, 1 एटम है तो कितना मास हुआ उसका 12, 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है तो 12 ग्राम मान लो। और इसमें कितना है, इसमें भी 12 ग्राम है। अब ऑक्सीजन के मास की बात करें तो यहां पे कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो 16 यहां पे हो गया, क्योंकि एक ही एटम है, यहां पे 2 एटम मिलके एक O2 बना दिया, तो ये हो गया 16 इंटू 2, सो 32 ग्राम और 16 ग्राम। तो अगर आप ऑक्सीजन का रेशियो देखें दोनों में तो कितना होगा, ऑक्सीजन का रेशियो होगा 16:32, दैट इज 1:2। तो सिंपल रेशियो हुआ कि नहीं, 1:2 का रेशियो हुआ, होल नंबर का रेशियो हुआ, 1.5 गुना हुआ क्या, 2.5 गुना हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो ये यही कहता है। अब चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो, अगर चाहो तो आप हाइड्रोजन का देख लो ऑक्सीजन के साथ, बहुत आसान है, एकदम मजेदार है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ये तो H2O बनाता है और H2O2 बनाता है ना। अगर आप देखें दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। और ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2 है। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:1 है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना कितना है, 2:2 है दोनों, मतलब हाइड्रोजन फिक्स है और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो उसका रेशियो जो है वो एक सिंपल होल नंबर है। तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल लॉ है। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है वो 5 अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं, N2O2, N2O3, इनफैक्ट N2O भी बनाते हैं, तो N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5, 5 बनाते हैं। सब में नाइट्रोजन फिक्स है ना, सब में नाइट्रोजन जो है वो फिक्स है। उसका अगर मास देखें तो क्या क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो 14:2 28, यहां भी 28, यहां भी 28, यहां भी 28, यहां भी 28, सब में नाइट्रोजन 28 ग्राम करके है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सब में अलग अलग है। इसमें है 16 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 16 होता है, इसमें 32, इसमें 48, इसमें 64, इसमें 80। तो अगर आप इसका ऑक्सीजन का रेशियो लें तो ये होगा 1 2 3 4 5, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है। तो इसका आप स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इफ टू एलिमेंट्स combines to form more than one compounds, then different mass of one element which combines with fixed mass of other element will have simple whole number रेशियो। मतलब यहां पे फोकस है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन होके एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, जो मतलब डिफरेंट मास ऑफ एक एलिमेंट, मतलब बी वाला, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, तो इसका जो डिफरेंट मास जो ऑक्सीजन का होगा, जो फिक्स्ड मास किसी और एलिमेंट से कंबाइन करेंगे, जैसे कि यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, तो डिफरेंट मास वाले का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। इसमें कोई 1.5 गुना 2.5 गुना वाला हिसाब किताब नहीं हुआ। तो यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब जो फोर्थ लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको दिया था रिचर ने 1794 में, और ये बहुत आसान है। इसका स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा लगेगा आपको, लेकिन स्टेटमेंट हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये टेढ़ा है। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये बात करता है 3 एलिमेंट्स के बारे में एक साथ। ये हमेशा एक साथ 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। तो 3 एलिमेंट्स मान लो कि आप ले लिए ए, बी और सी। अब इस तीनों एलिमेंट्स में मान लो कि सी जो है वो फिक्स हो गया,
ये C हो गया, फिक्स हो गया। अब A और C कंबाइन करके AC बनाया, B और C कंबाइन करके BC बनाया, और A और B कंबाइन करके AB बनाया। तो तीन एलिमेंट्स है, तो एक दूसरे से कंबाइन करके तीन अलग अलग कंपाउंड तो बनाएगा ना जी। तो वही हुआ, जिसमें C जो है वो फिक्स है, मतलब ये जो C है उसका मास सब में फिक्स है, मतलब हम इतना ही देंगे मास, तो C का फिक्स है। तो ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है वो ये कहता है कि अगर आप C फिक्स है, मतलब C का मास अगर फिक्स है, किसी एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स है, अब बाकी का मास फिक्स नहीं है, तो AC में जो A होगा, A का मास इन AC, मतलब मास ऑफ A इन AC डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इन BC, जो इसका रेशियो होगा वो मान लो हो गया x1 या x हो गया, तो ये रेशियो मान लो x, और AB में जो मास रेशियो A और B का है, मतलब मास ऑफ A इन AB डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इन AB, मतलब AB में A और B का जो मास रेशियो है वो मान लो y है, तो एज पर दिस लॉ x और y का जो रेशियो होगा वो होगा इज अ सिंपल होल नंबर। देखो कितना है आसान चीज है ना, कि मान लीजिए कि तीन एलिमेंट है ए बी सी, तीनों कंबाइन करके हमको बना दिया तीन अलग अलग कंपाउंड ए बी ए सी बी सी, लेकिन एक एलिमेंट उस तीनों में उसका मास फिक्स होना चाहिए। तो वो एलिमेंट है मान लो सी, तो ए और सी कंबाइन करके बनाया ए सी, ए बी और सी कंबाइन करके बनाया बी सी, और ए और बी कंबाइन करके बनाया ए बी। तो अभी पहले इसको भूल जाओ, पहले इन दोनों के बारे में बात करो। अब चूंकि सी फिक्स है तो सी के बारे में बात नहीं करेंगे, ए के बारे में बात करेंगे और बी के बारे में बात करेंगे, ए सी में और बी सी में। तो मास ऑफ ए इन ए सी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी इन बी सी, उसका रेशियो जो होगा वो मान लो x, कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 कोई भी रेशियो हो सकता है। अब क्या करो कि ये रेशियो निकालो, उसको छोड़ दो, फिर क्या करो ए और बी को रिएक्ट कराओ, तो बना दिया ए बी। अब ए बी में ए का मास कितना है और बी का मास कितना है, उन दोनों का रेशियो निकालो, वो हो गया y। अब x और y का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा, 1 या 2 या 3 या 4, ये ढेर गुना ढाई गुना आधा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सिंपल लॉ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तीन एलिमेंट ले लो, सोडियम, इसके बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं कि ये तीनों मिलके तीन कंपाउंड बनाएगा, है कि नहीं। तो मान लो कि सोडियम और हाइड्रोजन मिलके NaH बना दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl बना दिया, और सोडियम क्लोरीन मिलके NaCl बना दिया। अब मान लो कि ये है फिक्स्ड, क्योंकि देखो ना यहां भी एक ही है यहां भी एक ही है, तो ये फिक्स हुआ ना जी। इसमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन को भी आप फिक्स कर सकते हो दोनों में, है कि नहीं, सोडियम को भी फिक्स कर सकते हो दोनों में, लेकिन मान लेते हैं हम कि हाइड्रोजन को फिक्स किए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास दोनों में बराबर है, यहां भी 1 यहां भी 1। इस तरह से कंबाइन करना चाहिए कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो। तो अगर हम सोडियम का मास निकाले NaH में, एज पर दिस फॉर्मूला Na in NaH डिवाइडेड बाय Cl in HCl, इसका अगर रेशियो निकाले तो भैया NaH में Na कितना है 23, और Cl कितना है HCl में 30, इसका कितना होता है क्लोरीन का 35.5। तो ये हो गया रेशियो, ये वाला रेशियो हो गया x वाला। अब अगर आप NaCl में सोडियम और क्लोरीन का रेशियो देखेंगे, मतलब सोडियम इन NaCl एंड क्लोरीन इन NaCl, उसका जो रेशियो देखेंगे तो वो जो निकल के आएगा एकदम सिंपल वही आएगा 23/35.5, क्योंकि NaCl में ये 23 है और ये है 35.5, तो ये y। तो अगर आप x और y का जो रेशियो लेंगे तो ये क्या निकला, ये रेशियो निकला 1:1, दोनों सिंपल होल नंबर। तो ये रूल जो है यही कहता है, सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल मान लो आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को लेके ले लो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तीनों मिलके तीन अलग अलग बनाएगा ना जी। यहां पे H2S बनाएगा, यहां पे SO2 बनाएगा, और यहां पे H2O बनाएगा ना। तो मान लो इस तरह से रिएक्ट किया। अब देखो सल्फर जो है वो फिक्स है H2S में और SO2 में, यहां भी एक ही है यहां भी एक ही है, तो ये हो गया फिक्स।
तो अब क्या करो कि हाइड्रोजन इन H2S डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इन SO2, है ना, हाइड्रोजन इन H2S डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इन SO2, इसका रेशियो लो तो क्या होगा, हाइड्रोजन H2S में कितना है, 2 एटम है तो 2 हो गया इसका मास, एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन सल्फर में कितना है, इसका 2 है तो 16 इंटू 2 सो 32 हो गया, तो 1:16 का रेशियो हो गया, ये हो गया X। अब Y निकालना है तो इसमें देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, सो हाइड्रोजन इन H2O डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इन H2O, इसका रेशियो निकालो, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है इसमें H2O में 16 है, तो ये कितना है, ये हो गया 1/8। तो अगर आप इस दोनों का रेशियो लोगे X:Y का, तो इसका रेशियो क्या होगा 1/16/1/8, यही तो हो गया X:Y। तो अगर आप देखो तो कितना होगा जी 1/16 इंटू 8/1, सो 1:2, सिंपल होल नंबर का रेशियो हो गया। तो ये भी बहुत आसान नियम है। अब जो ये 5वां रूल है वो है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसने अपने नाम पे ही दे दिया, गे-लुसाक एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे इस लॉ को दे दिया और 1808 में इसको दिया था। ये सबसे सिंपल लॉ है। ये कहता है कि जब गैसेस कंबाइन होते हैं एक साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, और उसी टेम्परेचर प्रेशर पे जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन सब का जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो सिंपल होगा। मतलब मान लो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसियस फॉर्म में है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के HCl बनाएंगे और 2HCl बनाएंगे अगर इसको बैलेंस करोगे तो ये कहता है लॉ कि इन तीनों का रेशियो अगर देखो तो इसका 1 वॉल्यूम हुआ, इसका भी 1 वॉल्यूम हुआ, क्योंकि इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, यहाँ पे 1 है ना जी, यहाँ पे 1 है, तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, और इसका जो है वो 2 वॉल्यूम हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इस सब का रेशियो क्या है 1:1:2, तो यही है गे-लुसाक लॉ। दूसरा मान लो कि कार्बन, ये भी मान लीजिए कि गैसियस फॉर्म में है, और प्लस ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में है। अगर टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो और अगर ये CO2 बनाए और वो भी गैसेस, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैस है, मतलब गैस कंबाइन होकर गैस बना रहा है। तो इस केस में अगर देखो, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो और फिर देखो कि कितना कितना वॉल्यूम लग रहा है। तो इसका 1 वॉल्यूम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 वॉल्यूम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, इसका जो है वो भी 1 ही वॉल्यूम बना। तो 1:1:1 का रेशियो है। इसी तरह से मान लो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होता है, नाइट्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में और हाइड्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में, और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें टेम्परेचर प्रेशर एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे पूरा रिएक्शन होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अब इसको अगर बैलेंस करो, क्योंकि ये बैलेंस है नहीं, तो N2 2 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 6 है, 2:3 तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, तीनों गैस फेज में है, अमोनिया भी जो है वो गैस फेज में है। तो अगर आप वॉल्यूम का रेशियो लो तो इसका 1 वॉल्यूम हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका 3 वॉल्यूम हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 है, और इसका 2 वॉल्यूम बना तो क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसका जो रेशियो हो गया 1:3:2 हो गया। सिंपल कह रहा है कि इसका जो रेशियो होगा वो सिंपल नंबर होगा, सिंपल रेशियो में आएगा। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ गैसेस कंबाइन टू फॉर्म देयर प्रोडक्ट, then they will have simple volume ratio. कब? When their pressure and temperature are constant, provided their pressure and temperature are constant. या फिर आप कह लो कि when gases combines at constant and temperature and pressure to form their product, then they will have simple volume ratio. सबसे आसान है। तो ये था 5 लॉ, नियम कानून जो हमने बताए, वो था केमिस्ट्री के नियम कानून, और सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबका जो अगर देखोगे सेंटर में, तो सबके सेंटर में यही है कि कोई घोटाला ना होना है कि नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनना है। सबसे पहला था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कह रहा था कि मास का घोटाला नहीं होगा, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा।
अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट रहे तो रिएक्टेंट का जो मास बचेगा वो आप प्रोडक्ट में ऐड कर दीजिए और फिर बैलेंस कर दीजिए। मतलब मास का कोई घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लेवोसियर ने दिया था, जिसको केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास फिर एक एक करके 4 और जो है वो नियम कानून बताए गए, और उन सब का था कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करेगा रिएक्शन में और कैसे कंपाउंड बनाएगा, और जब वो कंबाइन करेगा तो उनके मास का रेशियो कितना होगा, मतलब कितना कितना सबको मिलाना पड़ेगा। और ये था कि अगर जो एक दूसरे मतलब जो मिलाएंगे लोग एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रहेगा। कोई 1.5 गुना कंबाइन नहीं करेगा, कोई जो है 2.5 गुना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई 3.5 गुना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई जो है वो 4.5 गुना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा? या तो आप डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे 4 टाइम्स करो। तो यही था आपके 5 जो नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, ये सारे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।